अपने सहयोगी डीडी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मुस्तकिम राव। आइए हम चलते हैं पुराने दिग्गज हमारे बसपा के नेता राव नईम खान साहब, जो काफ़ी तजुर्बे पर संजोए हैं। आइए शेयर करते हैं उनसे आज की राजनीति के हालात। जो आज की राजनीति हो गई, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? किस रूप में देखते हैं इसको आप? मेरा अपना कहना यह है कि पहले ज़माने में सादगी और सच्चाई होती थी। आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि राजनीति में बड़ा भारी बदलाव आ गया। हम ऐसा महसूस करते हैं कि अपने आप को जिताने के लिए झूठ सच सब चीज़ों का सहारा आदमी ले रहा है। जो पहले एक सोच थी कि मुझे खिदमत करनी है, वो ऐसा लगता है कि करीब करीब लुप्त होती जा रही है। ऐसा हम महसूस करते हैं। इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? समाज को तो हम नहीं बदल सकते। हमारा मानना यह है कि हमारी हैसियत तो 125 करोड़ लोग हैं, तो 1/125 करोड़ हमारी हैसियत है। हम तो बहुत छोटे यूनिट हैं। अगर हम सिर्फ अपने आप को सुधार लें, यही काफ़ी है हमारे लिए, और अपनों को सुधारने का प्रयास करें, अच्छी बात है, कोई सुधर जाए। आज का जो राजनेता है, चाहे छोटा या बड़ा कोई भी है, विधायक हो या MP हो, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, तो आप इनको क्या नहीं इनमें बताना चाहेंगे ताकि राजनीति का स्वरूप चेंज हो जाए जो आज का है? इनमें भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है, माफ़ करना, जब इलेक्शन में नेता वोट मांगने जाता है तो लोग उससे दुनिया भर की उम्मीदें करते हैं। मान लीजिए, सपोज करो, मिसाल के तौर पे मैं प्रधानी लड़ने चला गया, तो लोग बाग ये समझते हैं जितने प्रधानमंत्री जी को अधिकार है शायद उससे कुछ ज्यादा मुझे हो, तो उतनी अपेक्षा, उतनी ज्यादा उम्मीदें हम उन पर खरे नहीं उतर सकते। जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर अगर ईमानदारी से निष्पक्ष होके हम काम करें तो वो ज्यादा बेहतर है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने एक सोच है। हम एक बहुत छोटी सी इकाई हैं, लेकिन अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, अपनों को सुधार लिया, तो इसी तरह से समाज बेहतर सुधर सकता है। जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब हम किसी को वोट दें, हम भी एक इकाई हैं, तो ये सोच के दें कि भाई ये आदमी से हम उतनी उम्मीदें करें जितने इसके अधिकार क्षेत्र की है, और ये हमारे इलाके के लिए, हमारे लिए काम करे। काम करने का मतलब ये नहीं कि मेरे निजी काम करे। हमारे इलाके में सड़कें, शिक्षा, रोजगार के अवसर, इस हमारे विकास पे अगर ध्यान दें और हमारे बच्चे हमारे किसी लायक होंगे, तो यही हमारा भारत का स्वरूप बदलेंगे। ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, आप ऐसा नहीं मानते? आज जैसे कोई चुनाव में प्रत्याशी उतर रहे हैं फिलहाल, और ये तरह तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा इस वजह से तो बढ़ती है ना? बिल्कुल बढ़ती है। कुछ तो इस वजह से बढ़ती हैं, कुछ स्वाभाविक है कि भाई हमारा MLA बन जाएगा, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहने की। MLA साहब हो, MP साहब हो, छोटा इकाई प्रधान हो, उसका एक मेंबर हो, सबके एक अपने सीमित अधिकार हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अधिकार बाद में, सबसे पहले कर्तव्य हैं। 2 भाई हैं, एक का नाम कर्तव्य और एक का नाम अधिकार। बदकिस्मती ये हो गई, बड़ी माफी के साथ कहूंगा, बदकिस्मती ये हो गई, जो अधिकार साहब हैं वो तो खा पी के तगड़े हो गए, और कर्तव्य साहब कहीं घूमने चले गए, उनके दर्शन नहीं हो रहे। तो ये जब तक हमारे अपने सबसे पहले कर्तव्य हैं, सबसे पहले फर्ज हैं, और उसके बाद अधिकार हैं, और हम अपने नेता से ये उम्मीद करें कि वो ईमानदारी से अपने जिस क्षेत्र से चुन के गया है, हमारे लिए जाके वो ऊपर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां जाके हमारे विकास के लिए लड़े और हमारे विकास के लिए लेके आए, पूरे इलाके के लिए, निजी विकास के लिए नहीं। मुझे अगर मान लीजिए मैं कहूँगा साहब मैं बन गया, मुझे ठेके दिलवा दो, तो ये तो कोई बात नहीं है, तो मेरी खुदगर्जी हो गई, दैट इज रॉन्ग। बल्कि मेरे यहाँ तुम भाई मेडिकल कॉलेज ही बनवा दो। अच्छा जी, उससे क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कल वो डॉक्टर बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे,
हमारे यहाँ कोई कॉलेज बनवा दो, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई यूनिट लगवा दो जिससे 10 लोगों को रोजगार मिले। मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, ऐसा कोई जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, कोई इसका और कोई अपग्रेड यूनिट लगवा दो जो हमारे किसानों को फायदा हो। और फायदा क्या है कि देखो, बिना करे कुछ नहीं होता। हम खेत में बीज डालेंगे, मेहनत करेंगे तो उम्मीद करें कि कल को हमें कुछ मिलेगा। तो मेरा अपना कहना यह है कि जो हमारे इलाके के लिए, हमारे अगली जनरेशन के लिए, जब हमें इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे, ये किसी लायक बनेंगे, तो हमें तो इन्हें स्वावलंबी बनाना है, इन्हें हमें सेल्फ डिपेंड बनाना है। अगर ये सेल्फ डिपेंड बन गए तो यही हमारी कमाई है, यही हमारा योग्यता है। अगर हमने इनके लिए कुछ कर पाए तो नेता से यही उम्मीद करते हैं कि भाई वो हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए काम करे। अपना निजी विकास तो दुनिया कर रही, ये कोई कौम का विकास थोड़ा ही है। ये तो मैं तो कहूँ अजी साहब, मैं तो आपके बहुत तरक्की कर गया जी, अब क्या तो मैंने बागों में अपने, मैं तो और 2 लाख फालतू का बेच दिया, तो मैंने अपना ही तो किया। लेकिन निजी विकास नहीं, हमने ये किया, हमने फला स्कूल में काम किया और अब के हमारा स्कूल पूरी कमर्शियली में फर्स्ट आया, तो ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। राव साहब, फिलहाल जो मौजूदा हालात में हमारे जनपद में जितने भी राजनेता हैं, विधायक, एमपी जो भी हैं, एमएलसी रहे, इनमें आप किसको बेहतर समझते हैं? सभी बेहतर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम, अब जैसे हाजी फजलुर रहमान हैं, मेरी नज़र में ही इज़ वेरी जेंटलमैन, वो भला आदमी है, सीधा आदमी है। लेकिन और जो हमारे नेता हैं वही कौन से मतलब कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं फिर इनके बारे में एक ही बात कहूँगा, इनके बारे में, सभी के बारे में एक ही बात कहूँगा। अब यही है, मान लीजिए मसूद अख्तर है, मसूद अख्तर भले ही हमारी पार्टी का ना हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और उसी की बात नहीं भाई साहब, बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, समाजवादी में भी अच्छे लोग हैं, बसपा में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें सबको मिलकर हमने अपने इलाके में, अपने इलाके के तरक्की की बेहतराई के लिए ईमानदारी से क्या किया, निजी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक तरक्की के लिए हमने क्या किया, इस बात के बड़े नंबर है। मेरा अपना ऐसा कहना है। आप सामूहिक तरक्की को ही विकास मानते हैं? जो हमारी नई जनरेशन है उसे हमने एजुकेट कर दिया। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि साहब हम तुम्हें सबको नौकरी देंगे। मैं कहूँ कि मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, मेरे बच्चे को तुमने एग्रीकल्चर की बढ़िया MSc करा दिया, कुछ ना कुछ किसी लैब है तो PhD कर ले, कुछ कर ले, तो वो जब अपने काम में काम करेगा तो वो नई क्रांति करेगा। आपके लड़के को डॉक्टर का शौक है तो पता चला कि वो नई क्रांति करेगा, इंडस्ट्री का शौक है तो उसमें नई क्रांति करेगा। और ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने मेहनत के बल पे आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेहनत एक ऐसा पुर्जा है, ईमानदारी और मेहनत एक ऐसा पुर्जा है कि जो ये गारंटी कार्ड है कि उन्हें विजयश्री मिलनी है और वो ही लोग समाज के लिए उपयोगी हैं। और हमें ये चाहिए कि अगर मैं किसी लायक बन रहा हूँ तो मैं इर्द गिर्द आसपास, मैं कहता हूँ साहब, अगर हमने मैं कहता हूँ हमारा कोई साथी है, हमने उसकी मदद की, उसके बच्चों ने, अगर उसके बच्चे किसी लायक बन गए और उसने अपने बच्चों को बढ़ा लिया तो क्या वो भी तो कौम का हिस्सा है। तो इसी तरह से हम एक दूसरे का सहयोग भी करें, बच्चों को तालीम की तरफ भी लावें, और जो हमारा प्रोफेशन है उसका आधार ईमानदारी, सच्चाई रहना चाहिए। और ईमानदारी से, नेक नीति से काम करोगे तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अल्लाह ताला उसमें मदद करते हैं। तो साहब, जो आज भगदड़ की राजनीति है, इधर से उधर जा रहे, कोई उधर जा रहा है, तो इससे आप क्या मानते हैं, क्या है? देखो भाई साहब, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी को कमेंट करने का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा मैं कहना अच्छा नहीं लगता। शायद ये खुदगर्जी हो, यहाँ से नहीं मिला प्रसाद दूसरे मंदिर से मिल जाएगा, तीसरे मंदिर से मिल जाएगा, शायद अपने मतलब को भाग रहे हैं, ना कि जनता के मतलब को भाग रहे हैं। नहीं, वो खुदगर्जी है, लेकिन मुझे कहने का अधिकार नहीं है।
वो अपने आप को जो जहाँ बेहतर समझ रहा वो वहाँ जा रहा, जहाँ जिसको अपना भविष्य नजर आ रहा वो जा रहा। जनता का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जनता का जहाँ तक सवाल है, जो लोग जनता को सोचते हैं जनता के बारे में और जनता को अहमियत देते हैं, तो ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है जनता भी रिप्लाई करती है, उनको बदले में सम्मान मिलता है और साहब उनकी इज्जत होती है और उनको ऐसा नहीं है कि साहब उनकी बात समाज को मोड़ता हो। अच्छा, आपने चुनाव लड़े हैं सन 2002 में, आपने चुनाव लड़ा मुजफ्फराबाद से, तो आपका अनुभव कैसा रहा उसमें? देखिए, जब 2002 में मुझे बसपा से बहन जी ने टिकट दिया तो मैं उसमें मुजफ्फराबाद क्षेत्र से मुझे आदेशित किया गया पार्टी की तरफ से कि आप वहाँ चुनाव लड़ें। तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। हार जीत तो सब खुदा के इख्तियार है, लेकिन मैं आज भी महसूस करता हूँ कि आज भी मुझे लोग शादी में, ब्याह में, फंक्शन में बुलाते हैं और मुझे मेरे सम्मान में कभी किसी ने कमी नहीं की और मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाद में जब मैं हार गया बहुत मार्जिन पे, तो भी लोगों ने कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई, एक अच्छे आदमी के साथ हमने अनजाने में गलती की। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है और आज भी मुझे लोग बात बड़ी इज्जत से देखते हैं, क्योंकि मेरा आधार ईमानदारी और सच्चाई रहा। कभी किसी को चीटिंग नहीं किया, झूठ में बोलता नहीं, किसी को धोखा नहीं देता। जितना हो सके ईमानदार से जो खिदमत के लिए मेरे बसता है, मैं आज भी खड़ा हूँ, समाज के लिए कल भी खड़ा हूँ। राव साहब, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं आज राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है, तो ये बात सही है, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अपने को सुधार लें, हमारे लिए यही बहुत है। अगर हम ये चाहें कि साहब हम सारी दुनिया को सुधारते हैं, तो देखो जी, जीवन के दिन तो कम है और कोई सुधरेगा नहीं सुधरेगा, जीवन तो चला जाएगा साहब। और जैसे ना बर्फ की सिल्ली वो लगातार पिघलती जाती है, इसी तरह से जीवन भी लगातार पिघल रहा है। कुछ ऐसा नहीं लगता ईमानदार लोगों की राजनीति में कोई जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो किसी को बेईमान नहीं कहा और ना बेईमान कहने का कोई मतलब बैठता है। सब अपने अपने तरीके से ईमानदार से काम कर ही रहे हैं। अब काम करने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा भाव तो उनमें सब नहीं है। जो भी लोग काम कर रहे हैं सब में सेवा भाव है। काम कितना इफेक्टिव होगा और कितना वो उसे जनता स्वीकार करेगी, ये अलग बात है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के साथ में आपके एक लंबा पीरियड रहा है, साथ में आपने उनके पार्टी से चुनाव भी लड़ा है, तो आप बहन जी को किस उसमें देखते हैं? बहन जी को क्या? मेरा ख्याल यह है कि दलित, पिछड़े, जो कुचले लोग हैं, उनको बढ़ाने का काम बहन जी ने किया है। और बहन जी की जब जब हुकूमत आई है, मैं अभी बसपा में हूँ और बसपा का वफादार सिपाही हूँ, ये तो मेरी एक व्यक्तिगत बात है। लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है बहन जी का, मेरा अपना ऐसा मानना है बहन जी के बारे में कि उन्होंने जो हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, गरीब लोग हैं, गरीब की ये कुछ नहीं, ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये तो हमने बीच में बना के खड़ा कर दिया है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो उन्होंने गरीब की मदद करने की कोशिश की है और उससे उत्थान, मतलब उसका तरक्की हो, उस ऐसा बहन जी ने सोचा है। और साथ साथ मैं एक बात कहूँगा बहन जी के शासनकाल की, जब इनका शासनकाल आया है तो क्राइम तो करीब करीब शून्य हो गया और अपने आप में ये समाज के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है कि क्राइम कंट्रोल बहन जी ने किया है। ये अपने आप में समाज के लिए बड़ी सुखद बात है और यही नहीं, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। बहरहाल मैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज की तारीख में बहन जी का बहुत बड़ा फसन है और बड़ी माफ़ी के साथ कहूँगा, चाहे हमारे योगी जी हों, योगी जी ने भी अपने ज़माने में बहुत अच्छा काम किया है।
अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम इन दोनों, ये एक एक बार मुख्यमंत्री रहे, वो अकेली 4 बार रही, इन दोनों को मिलाने के बाद भी उनसे बहुत ज़्यादा तजर्बा उनको है और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं ये कहूँगा कि साहब भाई ठीक है, ये तो भाई अखिलेश जी ने भी किया और योगी जी ने भी किया, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने समाज को बहुत कुछ दिया है। तो आपका मानना है बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया, जागरूकता लाने? बिल्कुल जागरूकता लाने का काम किया है, जगाने का काम किया है। अच्छा, और एक बात मैं और बता दूं आपको, मान्यवर काशीराम जी ने और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक दिशा दी, समाज को जगाने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने किया। और एक बहुत पुराना किस्सा है कि रात को बहुत देर से 2 बजे 3 बजे डॉक्टर अंबेडकर जी के पास कोई साहब गए, उन्होंने कहा कि भाई आप इस वक्त जाग रहे हैं? कि हाँ, मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, और जिनकी कौम जाग रही है तो उन्हें जागने की जरूरत नहीं, वो सब सो रहे हैं। तो बहन जी ने उस मशाल को आगे बढ़ाया, बहन जी ने एक जगाया, और ये भी हमारी एक समाज को बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी सेवा है कि इन्होंने जगाने का काम किया। और इनका जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा, वो उसे मैं एक गोल्डन पीरियड कहूँगा, एक सुनहरा वक्त कहूँगा उसे।